हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज की इस क्लास में रीजनिंग की पार्ट संख्या 111 यानी कि 111 को कवर करेंगे। और इससे पहले के पिछले यदि आपने 110 पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स को भी जा करके देखिएगा। आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। आज की इस क्लास में साथियों 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। कुछ इस तरह से आज की क्लास में प्रश्न शामिल किए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण श्रृंखला दे रखी है और हमें बताना है कि इस श्रृंखला का सही उत्तर क्या होगा। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों इसमें बताना है कि सही नंबर क्या आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास की। इनमें से दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, याद रखेंगे जैसे आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सीपैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये रीजनिंग की क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। उससे पहले एक बेसिक जानकारी ले लीजिए दोस्तों। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से, याद रखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा किसका, टेलीग्राम का, और आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे। अनसॉल्व्ड पीडीएफ आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आपने अपने जो इंपॉर्टेंट विचार हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने है। यहाँ पर डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा है कि एक शाम राजा सूर्य की ओर चलना शुरू करता है। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, थोड़ी दूर चलकर फिर अपने दाईं ओर घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में स्थित है। चलिए हमें बताना है कि इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों राजा नाम का लड़का है और शाम के समय सूर्य की ओर चलता है, तो शाम को सूर्य प्यारे दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा। शाम को सूर्य हमारा पश्चिम दिशा में होगा। कहाँ पर होगा, ये सूर्य जो होगा ये हमारा दोस्तों शाम को कौन सी दिशा में होगा, आप याद रखेंगे पश्चिम दिशा में हो जाएगा। और सूर्य की ओर चलता है कौन, राजा। राजा चलता है सूर्य की ओर, ठीक है, राजा को हम सूर्य की ओर चलवाते हैं। उसके बाद कहा है कि थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा। देखिए दाईं ओर मतलब सीधी दिशा में, और पश्चिम की ओर मुख है तो सीधी दिशा में उत्तर की ओर घूम जाएगा। आगे कहा है वह अपनी दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, यानी कि देखिए थोड़ी दूर चला था फिर दाईं ओर घूमा था, मतलब उत्तर की ओर हो गया। कह रहा है फिर दाईं ओर घूमा, फिर भी नहीं रुका, फिर दाईं ओर घूम गया। उसके बाद उसने कहा है थोड़ी दूर चलकर वह फिर दाईं ओर घूमा, अभी भी नहीं रुका, उसने कुछ दूरी यहाँ तक तय की, उसके बाद फिर दाईं ओर घूम गया। अब कह रहा है उसका मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये जो दिशा होती है, याद रखेंगे जो एरो की दिशा है, इस तरह से याद रखेंगे। इनमें इनमें याद रखेंगे एक प्लस का निशान बनाएंगे। सीधे हाथ की तरफ ईस्ट हो जाएगी, उल्टे की तरफ वेस्ट, नीचे की तरफ साउथ और ऊपर की तरफ नॉर्थ। तो याद रखेंगे ये जो दिशा बनेगी दोस्तों, ये जो दिशा बनेगी नीचे की ओर इसका मुख है, मतलब दक्षिण की दिशा में इसका मुख है। और दक्षिण की दिशा में मुख हमें ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हमसे कहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में एक क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि विशिष्ट कोड भाषा में प्रोप को 67 लिखा जाता है, रेट को 46 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में मॉक का कोड क्या होगा। किसका बताना है दोस्तों, मॉक का कोड बताना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, प्लेस वैल्यू याद रखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो लिखा है देखिए प्रोप, तो प्रोप का पी का स्थान 16 होता है दोस्तों, आर का 18 होता है, आर के बाद आगे स्थान ओ का 15 आ जाता है, फिर दोस्तों 16 पर आ जाता है पी, ठीक है, याद रखेंगे। इस तरह से हमारा बनेगा।
तो अब देखिए अगर बात करें इस प्रश्न की तो गौर से समझना है। इन सभी को अगर हम जोड़ दें, हमने प्लस लगाया है क्योंकि हम इन सभी को अगर जोड़ दें तो देखिए 16 16 32 हो जाएगा। और अगर इसमें से एक उधार ले लें 16 17 33 हो जाएगा। ये वाला 33 और ये वाला 32, मतलब 33 और प्लस 32। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। 33 प्लस 32 हो जाएगा, याद रखेंगे क्या हो सकता है। 16 चौके 64, 64 अगर एक उधार ले लेंगे, ठीक है 65 होगा यहाँ पर। टोटल रेट कितना बनेगा इसका, 65 बनेगा। और अपने मन से हो सकता है इसमें 2 जोड़ दिया हो। चलिए 2 हमने फिर से जोड़ दिया। इसके बाद बात करते हैं अब रेट की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, रेट की बात करेंगे। आर होता है 18 पर, ए होता है 1 पर, टी होता है 20 पर और ई होता है 5 पर। तो इनको अगर सभी को जोड़ दें, अगर इन सभी को जोड़ दें तो 18 20 38 5 43 1 44, 43 1 44, मतलब टोटल जोड़ आ रहा है इसका 44। और 44 में अपने मन से 2 जोड़ दिया तो हमें दिया गया है 46। जिस प्रकार पीछे हमें कितना मिला था, पीछे हमें 67 मिला था, उसी प्रकार यहाँ पर 46 आ गया है अपने मन से 2 जोड़ने के बाद। अब मॉक को देखते हैं। मॉक को देखेंगे तो दोस्तों याद रखेंगे एम 13 पर होता है, ओ दोस्तों 15 पर होता है, सी हमारा 3 पर होता है, के 11 पर होता है। सभी को जोड़ देंगे, 11 3 14 15 29 3 32 और 10 42, 42 हो जाएगा। और 42 में 2 अपने तरफ से जोड़ना है क्योंकि सभी में 2 जोड़ा गया है। तो 44 प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। 44 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 44 दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न को एक बार रिवर्स करके आप लोग जरूर देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्पों को चुने जिसमें विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। कह रहा है विकल्प है यहाँ पर 4 आपके सामने, 4 दोस्तों विकल्प हैं और इन्हीं 4 विकल्पों में से हमें बताना है कि इसमें विषम क्या हो जाएगा। तो विषम की अगर बात करें सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। एम दोस्तों 13 पर होता है, एस हमारा 19 पर होता है और वाई दोस्तों 25 पर होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे के दोस्तों 11 पर होता है, क्यू होता है 17 पर और डब्ल्यू होता है 23 पर। ठीक है, उसके बाद आर देखेंगे तो दोस्तों 18 पर होता है। आगे देखेंगे तो एक्स होता है दोस्तों कितने पर, आप कहेंगे सर 24 पर होता है। उसके बाद सी देखेंगे तो दोस्तों 3 पर होता है। ठीक है, उसके बाद आगे डी हम देखेंगे तो 4 पर होता है और आगे देखेंगे जे दोस्तों 10 पर होता है। आगे देखेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आप कहेंगे पी हमारा 16 पर होता है। इस तरह से अब हमें बताना है दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर देखिए इसके लॉजिक की बात करें, इनका अंतर देख लेते हैं। पहले दोस्तों +6 हुआ है, उसके बाद फिर से +6 हुआ है, उसके बाद फिर से चेक करते हैं, कलर अलग लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 + 6 करेंगे तो 17 हो जाएगा और 17 + 6 करेंगे तो 23 हो जाएगा। 18 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18 और 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 6 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 में अगर 6 करेंगे तो 30 होना चाहिए। और ये कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर ये 29 दे रखा है। 29 कैसे, क्योंकि जेड बराबर होता है 26, जेड बराबर 26 होता है और 3 जोड़ देंगे अगर इसमें, 26 3 29 ही तो होगा। लेकिन यहाँ पर कितना है, 29 दे रखा है। होना चाहिए कितना, 24 + 6 होना चाहिए दोस्तों 30, होना चाहिए 24 + 6 30, लेकिन यहाँ पर 29 हो रहा है। आगे देखते हैं 6 4 10, 10 6 16। तो पूरा का पूरा लॉजिक चल रहा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का विषम उत्तर है दोस्तों। इस प्रश्न का विषम उत्तर है RXC। RXC विषम क्यों है, क्योंकि ये लॉजिक समान तीनों के अलावा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। RXC इसका विषम उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई अक्षर श्रृंखला में क्रमवार रखने से उसे पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों अक्षर श्रृंखला को हमें पूरा करना है और ये एक बेहतरीन अक्षर श्रृंखला दे रखी है। तो अगर बात करें इस श्रृंखला की तो सबसे पहले क्या इसको अलग से लिख लें ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। डैश CB डैश CAB, फिर डैश, फिर क्या हो जाएगा BACA, उसके बाद फिर डैश, फिर CBA। ठीक है, उसके बाद फिर डैश, लास्ट में AB। इस तरह से हमारी पूरी श्रृंखला बन रही है। इस तरह से पूरी श्रृंखला बन रही है, याद रखेंगे हमने कहीं भी मिस्टेक नहीं की है। गौर से इसको एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, अगर बात करें ऐसे प्रश्न की तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं। तो गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। टोटल जो पदों की संख्या मिलेगी वो शायद हमें 19 मिल रही है। दोस्तों कितनी मिल रही है, 19 मिल रही है। एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18 और 19। ठीक है, 19 पद मिल रहे हैं यहाँ पर हमें। टोटल दोस्तों 19 पद मिल रहे हैं, अच्छे से याद रखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 19 मिल रहे हैं तो एक घटा देंगे, इससे बचाएंगे 18 और 18 का पैटर्न बना लेंगे। एक हटा देंगे और बचाएंगे 18 और 18 का पैटर्न बना लेंगे। 18 का पैटर्न या तो 3 गुणा 6 का बनाएं या तो 6 गुणा 3 का बनाएं। एक बार फिर से समझिए, टोटल नंबर कितने मिले हैं, एक बार मैं बैक करके बताता हूं आपको। दोस्तों टोटल नंबर मिले हैं 19 और 19 में एक घटा देंगे, बचेगा कितना दोस्तों, आप कहेंगे सर 18। और 18 के पैटर्न बनाएंगे 3 गुणा 6 के। कितने के बनाएंगे, 3 गुणा 6 के बनाएंगे। 3 यहाँ पर और दोस्तों अगले 3 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगले 3 यहाँ पर, फिर अगले 3 यहाँ पर, फिर अगले 3 यहाँ पर, तो अगले 3 यहाँ पर। इस तरह का हमें एक पैटर्न पता चलेगा। तो याद रखेंगे, इसमें अब हम फिल करेंगे। इसमें फिल करेंगे तो गौर से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर अगर मैं बी को फिल कर दूं और यहाँ पर सी को फिल कर दूं तो अल्टरनेट एक लॉजिक बनेगा बी सी बी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए को फिल कर दूं तो देखिए यहाँ पर एक अल्टरनेट लॉजिक बन जाएगा ए सी ए का। गौर से समझना है, लॉजिक हमें पता चल रहा है दोस्तों कुछ ना कुछ। यहाँ पर ए फिल करूँ तो ए सी ए, और ये अल्टरनेट देखेंगे इन दोनों को देखेंगे तो बी सी बी ये हो जाएंगे, जबकि इन दोनों को देखेंगे तो ए सी ए हो जाएंगे। उसके बाद फिर बी भर देते हैं इसमें, तो ये बी सी बी यहाँ पर बना लेगा। उसके बाद यहाँ पर हम ए सी ए भर देते हैं तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर बना लेगा ए सी ए। तो गौर से एक बार फिर से समझिए, बी सी बी ए सी ए, बी सी बी ए सी ए, बी सी बी ए सी ए, ये एक लॉजिक चल रहा है। अंत का भी एक छूट जाएगा, याद रखेंगे। तो अब दोस्तों इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमने फिल क्या किया है, ये जरूरी हो जाता है। फिल किया है सबसे पहले बी, उसके बाद दोस्तों ए, उसके बाद सी, ठीक है, उसके बाद बी, फिर उसके बाद लास्ट में सी, यानी कि बी ए सी बी सी। ठीक है, बी ए सी बी सी इसमें हमने फिल किया है। तो बी ए सी बी सी देखें, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। हमारे पास ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 याद रखेंगे। इस श्रृंखला में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ए सी बी सी। बी ए सी बी सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संख्या सेट प्रश्न संख्या सेट के समान है। तो दोस्तों ये एक दिया गया समूह है, यानी कि एक प्रश्न संख्या सेट है, और इन विकल्पों में से बताना है कि ये दिया गया समूह जो है ये इन विकल्पों में से किसके समान रखता है, व्यवहार रखता है। ठीक है, तो 4 25 81, 4 36 79 और 4 48 81। तो गौर से समझिए इसका लॉजिक क्या है दोस्तों। ये एक स्क्वायर संख्या है 2 की, ठीक है, ये एक स्क्वायर संख्या है 5 की, और ये एक स्क्वायर संख्या है 9 की। तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर दिया गया है। 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये कोई स्क्वायर नहीं है तो गलत है। 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर तो 48 कोई स्क्वायर नहीं है, गलत है। 16, 4 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो सकता है सही हो जाए। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में। इसके बाद 9 स्क्वायर होता है, 49 स्क्वायर होता है, परंतु 143 कोई स्क्वायर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न जो फॉलो कर रहा है ये वर्ग का फॉलो कर रहा है। ऊपर दिए गई सभी संख्याएं वर्ग हैं और ऑप्शन नंबर 3 में भी दी गई सभी संख्याएं वर्ग हैं। अन्य किसी ऑप्शन में सभी संख्याएं वर्ग नहीं दे रखी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, इसका संबंध हमें बताना है कि क्या होगा। आई सी बराबर लिखा गया है दोस्तों 6। आई सी बराबर या आई सी के अनुपात में लिख देते हैं 6 है। ठीक है, आई सी अनुपात 6 है तो समानुपात करके बताना है। क्या बताना है दोस्तों, समानुपात करके बताना है। समानुपात डीपी, ठीक है, डीपी बरा का क्वेश्चन मार्क किससे हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में भी हमें क्या करना होता है दोस्तों, इसका प्लेस वैल्यू याद रखना होता है। अक्षरों का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आई होता है 9 पर, सी होता है 3 पर। यहाँ पर संबंध कैसे बना है, 6 से बना है। उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पर तो डी होता है 4 पर और पी होता है 16 पर। तो इसका संबंध क्या बनेगा, गौर से समझिए। अगर मैं इसकी बात करूं इसके लॉजिक की, तो एक लॉजिक बन सकता है यहाँ पर। अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लें, इन दोनों की प्लेस वैल्यू का अंतर ले लें तो 6 का अंतर होगा, डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद डी और पी की जो प्लेस वैल्यू है इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 12 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस से हो सकता है आ जाए क्या किसी ऑप्शन में 12 है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 12 दे रखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमें अंतर से पता चल जाएगा, यानी कि डिफरेंस से पता चल जाएगा। जिस प्रकार इन दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर दे रखा है, उसी प्रकार इन दो संख्याओं का अंतर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 12 आ जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा।
यहाँ पर दो ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें हम बदल दें ताकि हमारा समीकरण सही हो जाए। तो सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं 52, 52 के बाद दोस्तों 64, 64 के बाद लिखेंगे 16 और 16 के बाद लिखेंगे 36, 36 के बाद है 6, बराबर में लाना है 20। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, याद रखेंगे बराबर में हमें क्या लाना है, बराबर में दोस्तों हमें 20 लाना है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्या ये सही उत्तर हो जाएगा, चलिए बात करते हैं। तो अगर बात करें पहले स्थान की, तो ऐसे समीकरण के जब भी क्वेश्चन दिए जाएं तो एक बात याद रखनी है आपको, हमेशा समीकरण में भाग को ऐसे स्थान पर रखना है दोस्तों ताकि आसपास की जो संख्याएं हों वो पूर्णतः विभाजित हों। गौर से समझना है, समीकरण में जो अंक होंगे, जो चिन्ह होंगे, ऐसे स्थान पर रखने हैं ताकि आसपास की संख्याओं को विभाजित करते हों। तो पहली बार में देखते हैं, पहले भाग है फिर प्लस है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर भाग रख दूं तो क्या 64 और 52 में कहीं भी भाग का संबंध बनता है? तो मतलब क्या है, यहाँ पर पहले स्थान पर भाग नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इस वाले को देखते हैं तो माइनस है, यहाँ पर डिवाइड है और उसके बाद माइनस को डिवाइड से चेंज करना है। एक मिनट, माइनस को डिवाइड से चेंज करना है तो देखिए प्लस को प्लस रहने देते हैं, माइनस को डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पर गुणा का गुणा रहने देते हैं। तो अगर 36 और छक्के का गुणा करेंगे, एक मिनट, 16 चौके हो जाएगा 64 और 52 में चार जुड़ेगा तो 56 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ से खत्म होता है। एक मिनट, यहाँ पर 16 चौके अगर काटेंगे तो 4 आएगा और 52 में 4 जुड़ेगा तो 56 होगा और माइनस में 36 पंचे 180 और 36 छक्के लगभग 216। मतलब क्या 216 और 56 में डिफरेंस 20 का आ रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो ऑप्शन नंबर 2 हमने फिल किया था, ये हमारा पूर्णतः गलत है। अब देखते हैं इस वाले को, ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में कहा कि गुणा को अगर हम भाग से बदल दें तो देखिए प्लस को माइनस रहने देते हैं, प्लस माइनस को माइनस यही रहने देते हैं और यहाँ पर जहाँ पर भाग है इसको हम गुणा कर देंगे। उसके बाद जहाँ पर दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहा है, जहाँ पर दिखाई दे रहा है गुणा, वहाँ पर भाग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग देंगे तो 6 छंग 36 और यहाँ पर 16 है, मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, याद रखेंगे 6 छंग 36, 6 बार कटेगा। ठीक है, और 16 छक्के 96 हो जाएगा। 96 माइनस में अगर इन दोनों को पहले जोड़ दें तो 52, 4 2 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। 116 और 96 का अंतर क्या 20 आ रहा है? तो सर कहेंगे बिल्कुल 20 आ रहा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ऑप्शन नंबर 3 से सेटिस्फाइड हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा है कि D C का पुत्र है और E का भाई है, E F की भतीजी है, यहाँ पर C B की बहन है और A की आंटी है। चलिए इसको हम सीधा सॉल्व करते हैं। तो D C का पुत्र है, C का पुत्र आ रहा है हमारा D। चलिए इसको हम थोड़ा कलर एक लाइट लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा D C का पुत्र है तो C यहाँ पर आएगा और इसका पुत्र बनेगा प्यारे दोस्तों D। याद रखेंगे इसका पुत्र बनेगा D और D पुत्र है तो प्लस लगाएंगे। और E का भाई है, किसका भाई है? और E का मतलब सेकंड वाला D किसका भाई है? तो आप कहेंगे सर E का भाई है। E का भाई बनाएंगे कुछ इस तरह से, हम गौर से समझते रहना है आपको। यहाँ पर E को रख देंगे तो जो D होगा वो C का पुत्र हो जाएगा और E का भाई हो जाएगा। आगे कहा EF की भतीजी है, EF की भतीजी है, इसका मतलब क्या है? E एक लड़की है तो इसके लिए माइनस लगा देंगे और F की भतीजी है, हो सकता है ये आपस में भाई बहन हो सकता है C और F आपस में भाई बहन हो। चलिए कोशिश करते हैं, C और F की भतीजी इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, ये भाई बहन अगर हो गए या दोनों बहनें हुई तो बहन की लड़की भी भतीजी होती है, या फिर दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर ये भाई हुआ ये बहन हुआ तो इस तरह से ये भी भतीजी हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे तो इस तरह से ये भतीजी बन जाएगी। आगे कहा है C B की बहन है तो B भी किसकी बहन है? तो याद रखेंगे C B की बहन है तो ये C एक लड़की है। याद रखेंगे पता चल गया क्योंकि C B की बहन है तो C एक लड़की हमें पता चल चुकी है। आगे कहा है और A की आंटी है, और A की आंटी कैसे बनेगी? चलिए बाद में बनाएंगे इसको, A की आंटी बाद में बनाएंगे। यदि हम दोस्तों यहाँ पर रख दें, क्या A को रख दें तो ये B का पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है। चलिए इसको बाद में बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे कहा B के पिता के 2 बच्चे हैं, B के जो पिता हैं उसके 2 बच्चे हैं, मतलब एक दोस्तों C हो जाएगी, एक हमारी B हो जाएगी। गौर से समझना है, एक C हो जाएगा एक B हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? B के पिता के बच्चे होंगे तो B के पिताजी यहाँ पर आ जाएंगे और पिताजी आएंगे तो प्लस लगाएंगे। आगे कहा है एक पुत्र और एक पुत्री है। एक पुत्र, देखो पुत्री तो हमें पता चल चुकी है कि C है, पुत्र कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, अब पीछे की लाइन पढ़ते हैं। C B की बहन है और A की आंटी है। A की आंटी कैसे बनेगी? यार यहाँ पर देखिए कहा कि यदि
ए एफ का पुत्र है, गौर से नीचे की लाइन में देखिए, यदि ए एफ का पुत्र है, ए क्या है, एफ का पुत्र है, तो एफ का पुत्र हम यहां पर बना देंगे किसको, ए को। तो ये पुत्र हो जाएगा किसका, ए का, सॉरी एफ का पुत्र हो जाएगा ए। ठीक है, तो एफ सी का सी से क्या संबंध है, एफ का सी से क्या संबंध है, हो सकता है ये भाभी हो जाए। गौर से समझना है, इसको एक बार मैं फिर से बनाता हूं, इसको मैं एक बार फिर से बनाता हूं। ये जो एफ है इसको यहां से हटा देता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं, इसके स्थान पर एक व्यक्ति को लाता हूं, एक व्यक्ति जो सी का हस्बैंड होगा। ठीक है, उसके बाद अब रखूंगा एफ को, अब एफ को रखूंगा तब भी एफ ई की भतीजी हो जाएगी, सॉरी जो ई होगी तब भी तो एफ की भतीजी हो जाएगी, क्योंकि एफ कहेगा ये मेरा भाई है और मेरे भाई की जो पुत्री बनेगी वो एफ की भतीजी हो जाएगी। ठीक है, गौर से समझना है। तो एफ का अब हमें यहाँ पर एक पुत्र भी पता चल चुका है, एफ का दोस्तों एक पुत्र पता चल चुका है कि यहाँ पर ए है। ठीक है, ए पुत्र है, और आगे कहा है जो सी है, सी है वो ए की आंटी है, ये भी लाइन सेटिस्फाइड होती है। तो सी के ये अंकल हो जाए, सॉरी यहाँ पर ए के ये अंकल हो जाएंगे, अंकल की पत्नी मतलब आंटी हो जाएंगी। इस तरह से ये सेटिस्फाइड कर चुका है। अब कहा है दोस्तों यहाँ पर लास्ट में देखिए, एफ का सी से क्या संबंध है, एफ का सी से क्या संबंध है, तो बताइए। एफ का सी से, सी के साथ से लगा है, तो सी क्या कहेगा, सी कहेगा कि दोस्तों ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, और पति का जो भाई होगा, पति का जो भाई होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, पति का भाई दोस्तों देवर होता है, देवर तो दे नहीं रखा है। अगर बहन, ये दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों याद रखेंगे, अगर ये एक लड़की हुई, अगर ये एक लड़की हुई तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पति की बहन मतलब ननद होनी चाहिए, ननद होनी चाहिए। ननद कहीं पर दे रखी है, ननद भी नहीं आई है, ननद मतलब भाभी भी हो सकती है। इस तरह का ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, क्योंकि जो भाभी होती है, गौर से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, हालांकि ये थोड़ा लंबा जा रहा है, गौर से समझिए। जो भाभी होती है, ठीक है, जो बहन होती है, ये एक ही कैटेगरी में आती हैं, बहन होती है। इसके अलावा दोस्तों ननद होती है, ये क्या होती है, एक ही कैटेगरी में आने वाले लोग हैं। तो इस तरह से हो सकता है ये भाभी हो जाए। ठीक है, हो सकता है ये भाभी हो जाए, गौर से समझना है, ये हो सकता है कि भाभी हो जाए। ठीक है, याद रखेंगे। तो यार ये भाभी इसका सही उत्तर है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। सी से एफ का संबंध बताना है तो भाभी ही बनेगा। ठीक है, गौर से समझना है। चलिए इसको फिर कभी समझा देंगे अगर नहीं समझ में आया है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे कहा है नीचे दिए गए प्रश्न में जो भिन्न है वह बताएं, नीचे दिए गए प्रश्न में जो भिन्न है वह बताएं। यहाँ पर चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन विषम है, ये बताना है। तो दोस्तों गौर से समझना है, जनवरी और मई है, अप्रैल और जून है, जुलाई और अगस्त है, जनवरी और दिसंबर है। तो गौर से समझिए, जो जनवरी होता है दोस्तों 31 दिनों का महीना होता है, मई भी 31 दिनों का महीना होता है, अप्रैल दोस्तों 30 दिनों का होता है, उसके अतिरिक्त जून हमारा 30 दिनों का होता है। यहाँ पर देखेंगे जुलाई प्यारे दोस्तों 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, जनवरी अभी हमने देखा था 31 का होता है, और दिसंबर भी 31 का होता है। तो इस तरह से विषम हमें पता चलेगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये एक विषम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 के महीने दे रखे हैं जबकि अन्य सभी में 31 के महीने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विषम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है एजेस से संबंधित रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है, इसको हमें बताना है। ऐसे प्रश्न में दोस्तों एक तरफ हम पिताजी को बनाएंगे, यहां पर हम बना लेते हैं पिताजी को, और यहां पर बना लेते हैं पुत्र को। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब कहा है एक पिता अपने पुत्र से आयु में 3 गुना बड़ा है। अगर पुत्र, याद रखेंगे, एक्स का है, अगर पुत्र एक्स का है तो पिता 3x का हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना बड़ा हो गया। अब कहा है कि 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी बड़ी थी। वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है। तो दोस्तों अगर वर्तमान में पुत्र की आयु ऑप्शन के अनुसार मान लें तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और दोस्तों याद रखेंगे, इसमें पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कह रहा है अगर वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है, अगर 12 वर्ष माने, अगर वर्तमान में 12 वर्ष माने तो पिता कितने होने चाहिए, 36 के होने चाहिए। और 8 वर्ष पहले जाते हैं, अगर 8 वर्ष पहले जाएंगे तो पुत्र 4 का बचेगा और पिता कितने का बचेगा, पिता बचेगा हमारा 28 साल का। तो कहा है कि 8 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी, जो पिता की आयु थी, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो ये क्या 5 गुनी है, आप कहेंगे नहीं ये तो 7 गुनी हो रही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। गौर से समझना है दोस्तों। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हमारा आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब 14 करेंगे तो वर्तमान में पिताजी 42 के होने चाहिए। 8 वर्ष पहले जाते ये 6 के होंगे, 8 वर्ष पहले ये कितने के होंगे, ये होंगे हमारे 34 के। तो ये क्या 5 गुना है, तो आप कहेंगे नहीं है 5 गुना, 5 गुना नहीं है, मतलब ये भी गलत है। अब देखते हैं 16 रखते,
16 रख के देखेंगे तो देखिए, अगर वर्तमान में बात करूं मैं, पुत्र 16 का है तो पिता 16 तिया 48 के होंगे। ठीक है, 16 तिया 48 के होंगे पिताजी। और अब कहा कि 8 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो पुत्र 8 वर्ष पहले, अगर मैं इसको -8 कर दूं तो 8 वर्ष पहले पुत्र कितने का होगा, 8 साल का। और पिता कितने के होंगे, 40 साल के। तो एक मिनट, ये कितने के होंगे, 40 साल के। तो क्या इन दोनों का जो नंबर है वो अंतर है क्या 5 गुना का है? आप कहेंगे बिल्कुल 5 गुना का है। और वही प्रश्न में कहा है कि 5 गुना था। 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है। और वर्तमान की आयु अभी हमने कितनी मानी थी, 16 वर्ष मानी थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रीजनिंग में, आपको केवल मान करके करना है, बिल्कुल सॉल्व करना नहीं बैठना है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है नंबर 11। कहा है हमसे शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। यानी कि क्रम व्यवस्था का एक क्वेश्चन है, इसको बताना है। तो सबसे पहले शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। तो केशव यहां पर रखे जाएंगे, केशव रखे जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे शैलेंद्र, क्योंकि कहा है कि शैलेंद्र केशव से छोटा है। शैलेंद्र किससे छोटा है, केशव से छोटा है। लंबा किससे है, राकेश से लंबा है। ठीक है, ये राकेश से लंबा बन जाएगा। आगे कहा है माधव सबसे लंबा है, तो माधव को यहां पर रख देंगे। ठीक है, माधव को यहां पर रख देंगे, माधव सबसे लंबा है। आगे कहा है आशीष केशव से छोटा है। आशीष नाम का जो लड़का है वो केशव से छोटा है किंतु शैलेंद्र से लंबा है। केशव से छोटा है और शैलेंद्र से लंबा है, मतलब इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, आशीष आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा, आशीष आ जाएगा। याद रखेंगे इस तरह से, एक मिनट, कौन आ जाएगा, आशीष आ जाएगा। तो इस तरह से बनेगा। कह रहा है कि यहाँ पर यदि वे ऊंचाई के वर्तमान क्रम में खड़े हों, वर्तमान क्रम में खड़े हो, तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा। देखिए, मैं अगर बात करूं इसकी, सबसे पहले कौन आया था, माधव आया था। ठीक है, सबसे पहले माधव है सबसे बड़ा। उसके बाद कौन है, केशव है। उसके बाद कौन है, केशव है। केशव के बाद आशीष। आशीष के बाद दोस्तों शैलेंद्र। आशीष के बाद कौन है, शैलेंद्र है। शैलेंद्र के बाद कौन है, राकेश है। ठीक है, अब क्या है, वर्तमान की लंबाई, वर्तमान क्रम में अगर ऊंचाई के खड़े हों तो उनमें से दूसरा स्थान किसका है। दूसरा स्थान देखिए, दूसरा स्थान किसका है अगर वो क्रम में खड़े हैं, तो या तो दूसरा स्थान बड़े में पूछा जाएगा किसका है, केशव का है, या फिर दोस्तों शैलेंद्र का है। इनमें से ऑप्शन क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर शैलेंद्र दे रखा है। यानी कि ऊंचाई के अगर क्रम में खड़े हों तो दूसरे नंबर पर जो आएगा दोस्तों सबसे छोटा आपका शैलेंद्र हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर है शैलेंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि श्रृंखला का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काय निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करो। तो इसमें श्रेणी में हमें क्या बताना है, लुप्त संख्या जो कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दे रखी है, ये बतानी है। तो क्यों ना इसमें दोस्तों हम सबसे पहले इसको अलग से लिख लेते हैं, 56, 90, 132। ठीक है, एक मिनट, 56, 56 के बाद यहाँ पर लिख देंगे 90, 90 के बाद लिखेंगे 132, 132 के बाद दोस्तों 184, 184 के बाद 248, 248 और क्वेश्चन मार्क, ये बताना है। तो दोस्तों क्या बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे प्रश्न में ये करना है कि आपको जो लंबाई का क्रम है, सॉरी माफी चाहेंगे, ऐसे प्रश्न में क्या करना है, अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है। सबसे पहले डिफरेंस अगर देखने जाएंगे तो ये डिफरेंस कितने का मिलेगा, ये डिफरेंस आप कहेंगे सर 50, 30, 80, 80 और 4, 84, 6, 90, मतलब 34 का डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद आगे देखेंगे अंतर कितने का है, 9, 4, 13, मतलब दोस्तों अंतर मिलेगा 42 का। गौर से समझना है, पहले अंतर था 34 का, अब की बार मिला है 42 का। और आगे देखेंगे अंतर कितने का है, आगे अंतर देखेंगे तो 54 का दिखाई दे रहा है दोस्तों। कितने का दिखाई दे रहा है, 54 का दिखाई दे रहा है। आगे देखेंगे तो 16 यहाँ पर बचेंगे, 48 यहाँ पर, मतलब 16, 48, 64, 64 का अंतर है। अगला अंतर क्या होना चाहिए ये बताना पड़ेगा हमें। उसके बाद देखिए नीचे देखते हैं तो यहाँ पर जो अंतर मिल रहा है ये 12 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों कितने का अंतर है, एक मिनट, अगर यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर देखें तो यार कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी। पहले 34 का अंतर था, उसके बाद दोस्तों 9, 4, 13, 42 का अंतर था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंतर आ रहा है हमारा, अगर 4, 2, 6, एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों 52 का अंतर आ रहा है यार, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 132 और 184 इनमें घटा के देखते हैं, 50, 30, 80 हो जाएगा, 52 का अंतर है यार। कितने का अंतर है याद रखेंगे, ये यहाँ पर 52 का अंतर है। और 52 के बाद अगला अंतर दोस्तों 64 का है। ठीक है, ये 64 का अंतर है, इसको याद रखेंगे। इस तरह का अंतर बन रहा है। तो अब गौर से समझना है इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक है, अगर इन दोनों का नीचे का डिफरेंस देखें तो दोस्तों कितने का हो जाएगा, यहाँ पर अंतर बनेगा 8 का। ठीक है, और आगे देखेंगे तो दोस्तों कितने का है, 10 का है। आगे देखेंगे तो कितने का है, 8, 2, 10, 10, 2, 12। ठीक है, 12 का अंतर है। ठीक है, इस तरह का लॉजिक बन गया है। देखिए यहाँ पर 2 का हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 का हो जाएगा, तो इस तरह का बन गया है। तो 64 में अगर दोस्तों हम 12 जुड़ा है, 52 में 12 जुड़ा था 64, तो अगली बार क्या जुड़ेगा, 14 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही तो लॉजिक बन रहा है सभी में, 2 का
नीचे 2 2, फिर 12 14 10 8, इस तरह के आगे 64 और 14 जोड़ेंगे। 64 और अगर 14 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 64 4 68, 68 10 78। अगर इसमें अगला नंबर 78 जुड़ जाए, कितना जुड़ जाए गौर से समझना है। अगला नंबर प्यारे दोस्तों अगर 78 जुड़ जाए तो 248 के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा वही सही उत्तर बनेगा। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 248 प्लस 78, ठीक है, प्लस 78, 8 8 16, 7 4 11, 11 1 12, 2 1 3, 326 क्या किसी में दे रखा है? 326। देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कथन निष्कर्ष यानी कि न्याय निगमन का प्रश्न का है। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले यहां पर बनाएंगे, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं और उसके बाद इसको बनाते हैं। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे? सभी बच्चे हमारे विद्यार्थी हो जाएंगे, इसको याद रखेंगे। सभी बच्चे क्या हो गए? हमारे विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। सभी विद्यार्थी क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, सभी विद्यार्थी हमारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी हो जाएंगे खिलाड़ी। इस तरह का यहाँ पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? चिन्ह, यानी कि हमारा क्या बनेगा? आकृति बनेगा। कथन निष्कर्ष में इस तरह की आकृति बनेगी। तो इसमें अब बताना है, पहले कहा था सभी बच्चे विद्यार्थी बना दिए, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हो गए, ठीक है। अब बताइए निष्कर्ष बताने हैं। तो निष्कर्ष में कहा कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर बात की गई थी खिलाड़ी की कथन में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी, मतलब कथन में एक अलग से नंबर आया है और अलग से नंबर आया है, तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद क्या है? सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। क्या सभी बच्चे दोस्तों? सभी बच्चे खिलाड़ी वाले सर्कल के अंतर्गत आ रहे हैं। आप कहेंगे खिलाड़ी के अंतर्गत विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के अंतर्गत सर्कल हैं, मतलब ये सही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? खिलाड़ी, सॉरी, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं तो सभी बच्चे खिलाड़ी बन रहे हैं। तो आप कहेंगे ये वाला जो होगा हमारा निष्कर्ष नंबर 2, ये सही हो जाएगा। और इस स्थिति में हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। कथन निष्कर्ष में जब भी अलग से कोई नंबर, कोई शब्द, कोई संख्या आ जाए वो हमेशा गलत होती है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर लुप्त संख्या बतानी है और कैसे बताएंगे? यहाँ पर देखिए इन सभी का प्रयोग करके क्या लाए हैं? 65 लाए हैं। उसके बाद इन सभी का प्रयोग करके 181 यानी 181 लाए हैं। और इन सभी का प्रयोग करके क्या ला सकते हैं ये बताना है। चलिए हम इसकी अगर बात करें दोस्तों, अगर इस प्रश्न की बात करें तो किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, गौर से समझना है आप लोगों को। देखिए अगर मैं दोस्तों इनका क्या कर दूं, सभी का स्क्वायर कर दूं। 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, याद रखेंगे। 2 की पावर 2 4, उसके बाद 5 की पावर 2 25, और आगे 6 की पावर 2 मतलब दोस्तों 36 हो जाएगा। और इन सभी को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 25 4 29 हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं 36 4 40 और 40 25 65। देखिए सभी का यदि स्क्वायर कर देंगे तो नीचे वाला नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों 36 होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों 64 होता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है। और दोस्तों हमने देखा है 36 64 कई बार 8 और 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर बनता है, मतलब 100 होता है। ये 100 हो जाएगा, ये 81 मतलब 181। कहने का मतलब है ऊपर की सभी संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ देना है, सही नंबर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन सभी को जोड़ेंगे 4 4 8 9 8 17, ठीक है। आगे जोड़ेंगे 6 4 10 11 मतलब 117। 117 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, और इसका लॉजिक बनेगा कि सभी संख्याओं का स्क्वायर करके इसको जोड़ देना है। 117 ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दोस्तों हमें बताना है का निम्नलिखित प्रश्न आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें त्रिभुजों की, सबसे पहले हम यहाँ पर काउंटिंग देंगे, ठीक है। याद रखेंगे सीधा इसको सॉल्व करेंगे, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है। सीधा सॉल्व करेंगे, 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, 3 बोलेंगे इसको, 4 बोलेंगे इसको, 5 बोलेंगे और 6 बोलेंगे। इस तरह से ये हमें 6 त्रिभुज मिल जाएंगे, याद रखेंगे। और अब प्लस लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से एक बार फिर से इसको सॉल्व करेंगे और आपको एक एक त्रिभुज काउंट करवाएंगे। गौर से समझना है, अगर मैं इस लाइन पर बात करूं, इस लाइन को इस दिशा में ले जाऊं तो ये मुझे एक त्रिभुज मिलेगा, मैं +1 कर दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं इसी लाइन से इस दिशा में विपरीत दिशा में जाऊंगा, ठीक है। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में जाऊंगा। गौर से समझना है, इसी लाइन से मैं विपरीत दिशा में जा रहा हूं, तो अब की बार मैं फिर से +1 कर दूंगा, ठीक है। ये सारे के सारे याद रखेंगे। यहां से हमें कुल कितने मिल चुके हैं? 2 मिल गए। कौन से मिले थे? एक ये वाला मिला था
और एक यहाँ से ये वाला मिला था। गौर से समझना है अच्छे से। इसके बाद दोस्तों बात याद करेंगे कहाँ से हम बात बता रहे हैं आपको, इसको भी याद रखेंगे कहाँ से। अगर मैं इसी लाइन से यहाँ पर आऊँ दोस्तों, उसके बाद मैं नीचे जाऊँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाऊँ, गौर से समझना है। इसी लाइन से आया था मैं ऊपर से नीचे, उसके बाद एक इस तरह का ट्राइंगल हमें पता चला है, इसको हम +1 कर देंगे। उसके बाद यही लाइन से अब हम दोस्तों नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। नीचे की ओर आएंगे तो एक ट्राइंगल और मिलेगा इस दिशा में, विपरीत दिशा में, तो मैं फिर से +1 कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमने काउंट कर लिए हैं ये सारे। अब देखिए मैं कहाँ से काउंट करूंगा। अब मैं काउंट करूंगा इस बिंदु से नीचे की ओर आऊंगा। गौर से समझना है दोस्तों, मैं इस बिंदु से नीचे की ओर आऊंगा और दोस्तों यहां पर जाऊंगा अंत में, और उसके बाद ये हमारा एक +1 हो जाएगा, ठीक है। गौर से समझना है, तो मैं +1 फिर से कर दे रहा हूं। गौर से एक एक करके त्रिभुज बता रहा हूं दोस्तों, बाद में ना कहना कि कहां से आया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसी बिंदु से फिर आऊंगा, इसी बिंदु से फिर आऊंगा ग्रीन से, और अब की बार 20 से लौट जाऊंगा, तो ये एक त्रिभुज और पता चल जाएगा। गौर से समझना है, एक त्रिभुज ये वाला भी हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा +1 करके। उसके बाद अब फिर से मिडिल लाइन में आऊंगा दोस्तों, गौर से समझना है। फिर से मैं मिडिल लाइन में नहीं आना है, अब की बार यहां पर आना है इस लाइन में। इसके अपोजिट एक ये त्रिभुज पता चलेगा, ठीक है। 1 मिनट, यहां पर इसके अपोजिट एक त्रिभुज पता चलेगा इस दिशा में, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। तो इसमें मैं +1 फिर से कर दे रहा हूं। उसके बाद अगर बात करूं आगे, आगे कहां पर त्रिभुज है, तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं इन सभी को मिलाकर के, इन सभी को मिलाकर के एक त्रिभुज की बात करूं, तो ये त्रिभुज एक हमें पता चल रहा है, ये वाला, ये बड़ा वाला त्रिभुज पता चल रहा है। तो एक बार फिर से मैं +1 कर दे रहा हूं। गौर से समझना है, मैं इसमें फिर से +1 कर दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बड़ा वाला हमने काउंट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे इस तरफ जाएंगे और ऐसे नीचे चले जाएंगे, ऐसे नीचे चले जाएंगे, तो फिर से +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से +1 हो जाएगा, याद रखेंगे। तो अब इसमें कुल कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए, लगता है हमने सारे के सारे त्रिभुज काउंट कर लिए हैं। तो एक बार हम क्या कर देंगे, फिर से +1 कर देंगे, ठीक है। अब हम फिर से +1 कर देंगे, तो टोटल अब पहले हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 9 और 6 15, हाईएस्ट ऑप्शन 15 दे रखा है। सारे के सारे त्रिभुज काउंट कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए हैं तो एक बार वीडियो फिर से रिवर्स कीजिएगा, चाहो तो मैं जल्दी जल्दी इसको बना देता हूं। देखिए 2 और 4 को जोड़ा तो 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त हुआ था। अब की बार इन सभी को जोड़ देंगे, अब की बार में क्या करेंगे, अब की बार में इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे तो 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, फिर से एक दूसरा ग्रीन कलर लेंगे। अब की बार यहाँ से नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ से हम नीचे आएंगे, एक ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहीं से नीचे इस दिशा में आएंगे तो एक ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर से कलर चेंज करते हैं, एक डार्क कलर लेते हैं, यहाँ पर एक डार्क कलर लेते हैं। उसके बाद गौर से समझना है आप लोगों को। अब मैं यहाँ से चलूंगा, नीचे की दिशा में आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर चला था, मैं नीचे की दिशा में आया था, और उसी प्रकार इस तरफ यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर भी नीचे की दिशा में मैं आया था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। उसके बाद ये छोटू छोटू से हमने सब काउंट करवा ही दिए थे, तो टोटल 15 त्रिभुज हमें मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 15 बनेगा। और दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हालांकि थोड़ी लेंदी वीडियो हो गई है, क्योंकि समझाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बार बार समझाना पड़ता है, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जल्दी समझ जाते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको बार बार में भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।